जी हां, आज रात देश को प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होने जा रहा है। जी हां, महिला आरक्षण बिल पर बोल सकते हैं पीएम। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर अब देश की निगाहें हैं। किस मसले पर वो बात करने जा रहे हैं, किस तरह का बड़ा ऐलान होगा, इसे लेकर सभी के मन में कौतूहल है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे कुछ देशव्यापी निर्णायक संबोधन दिए हैं। चाहे वो कोविड के दौरान उनका संबोधन रहा हो, चाहे आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाने की बात रही, चाहे जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा, चाहे नोटबंदी लागू करने की बात रही हो, रात 8 और 8:30 बजे का वक्त बहुत क्रूशल होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ऐलान करते हैं। क्या यह ऐलान देश के एक और बड़ा संदेश होगा देश के लिए? क्या उनका ऐलान विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी करने जा रहा है? कल महिला आरक्षण विधेयक गिर गया संसद में 54 वोटों से। क्या इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई संबोधन करने जा रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन है और उस संबोधन को लेकर अब हर किसी के मन में कौतूहल है। क्या उनका गेम चेंजर संवाद, कुछ नई चीज देश को मिलने जा रही है? कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं? क्या महिला आरक्षण विधेयक को लेकर वो कोई बड़ी बात कहेंगे? रात 8:30 बजे आज देश उनको सुनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या बदलने वाला है आज? देश को क्या मिलने जा रहा है? क्या विपक्ष की मुश्किल बढ़ेगी? महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ऐलान करने जा रहे हैं? विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से जुड़ी कोई बड़ी बात क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में भी चुनाव बाकी हैं। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव है। 4 मई को नतीजे आएंगे। रात 8:30 बजे का इंतजार हर किसी को है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की बात करने जा रहे हैं, कैसा उनका संबोधन होगा, किस विषय पर वो बात करेंगे। महिला आरक्षण पर बोल सकते हैं, संसद पर बोल सकते हैं। क्या अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी बात कहने जा रहे हैं? क्या देश को कोई बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है? आज के गेम चेंजर संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, हर किसी किस पर निगाहें हैं। याद करिए 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे का वक्त, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का ऐलान किया। 8 अगस्त 2019 रात 8 बजे आर्टिकल 370 को इरेडिकेट यानी हटाने का ऐलान हुआ। 19 मार्च 2020 रात 8 बजे कोविड पर प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और उन्होंने जनता कर्फ्यू की बात कही। 24 मार्च 2020 रात 8 बजे देशव्यापी कोविड लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 14 अप्रैल 2020, हालांकि यह वक्त सुबह 10 बजे का था, लॉकडाउन बढ़ाने के बाद 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और 12 मई 2020 रात 8 बजे आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की बात उन्होंने कही और 20 लाख करोड़ का पैकेज देश को दिया। तो आज क्या बोलने वाले हैं, हर किसी के मन में यह कौतूहल है। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होने जा रहा है। यह गेम चेंजर संबोधन क्या लेकर आएगा, किस तरह का ऐलान प्रधानमंत्री करेंगे, क्या कुछ निकल कर आएगा, यह देखने वाली बात है। और अब हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल साहब हैं और साथ ही साथ डोला सेन जी मेरे साथ हैं, टीएमसी की बड़ी नेता है, सांसद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं सुधांशु मित्तल साहब के पास जा रहा हूं। आज रात 8:30 बजे सुधांशु जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कुछ देश को मिलने जा रहा है? क्या कुछ बड़े ऐलान होने जा रहे हैं? सुधांशु जी। चलिए, डोला सेन जी भी मेरे साथ हैं, टीएमसी की नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। डोला सेन जी, आज रात को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। क्या बोलने जा रहे हैं? देश के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश है। क्या महिला आरक्षण पर बात करेंगे? ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग पर बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके गेम चेंजर संवाद रात को 8, 8:30 बजे या 8 बजे ही हुए हैं। डोला सेन जी, आज क्या बड़ा होने वाला है? With due respect to Prime Minister's chair, मैम,
It's very unfortunate on my part and on our part, on all citizens' part, that हम लोगों का कोई भरोसा ही नहीं है प्रधानमंत्री जी के ऊपर। बहुत दुख की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जितने सारे ऐलान किए अब तक, अभी तक किसी को कोई फल नहीं फला, सब जुमला निकला। कोई काला धन वापस नहीं आया, कोई 15 लाख बैंक में नहीं गए, कोई 2 करोड़ नौकरी पर ईयर नहीं मिला किसी को। फार्म बिल भी गजब में गए, लेबर कोड में गजब में गए, फार्मर और लेबर को कोई प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ, जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला, बेवजह कोई भी कारण नहीं। पहलगांव से लेकर दिल्ली तक संतरासवादी हमला चलते रहा, फिर भी वो बोले थे कि 370 उठाने का बाद सब संतरासवाद खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। और ट्रम्प जी के कहने पर, प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑफ यूएसए की कहने पर पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो जाएगा, ये भी कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी की टाइम में भी नहीं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की टाइम में भी नहीं, वो भी हुआ देखने मिला। अभी बेवजह ट्रम्प की चक्कर में और एप्स्टाइन के चक्कर में पता नहीं किसी की तो कारण है, नेतन्याहू जी के पास गए, इजराइल गए, फादरलैंड मदरलैंड ये सब बकवास सुनने मिला हम लोगों को। और उसके बाद बेवजह ईरान की हरमुज प्रणाली हमारे लिए बंद, नो सीएनजी नो एलपीजी, तो आम जनता को भुगतना पड़ता। तो आई एम वेरी सॉरी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, अगेन आई एम टेलिंग विद ड्यू रेस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर चेयर, हमारा कोई भरोसा नहीं है। 8 बजे 8:30 बजे और कुछ सुनाएंगे। वो बहुत घमंड वाले हैं, बाई वर्च्यू हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत घमंड वाले हैं। जी। काल ये 25 साल बाद, 2001 के बाद ये पहले बार हुआ, 25 साल बाद ऐसे हुआ कि ट्रेजरी बेंच यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल लाया और लोकसभा में हार गए। ठीक है तो डोला मैम। ये वो उसका घमंड में चोट पहुंचा होगा, इसीलिए उसको पैचअप करने के लिए शायद जी। वो कुछ बोलने के लिए आ रहा है, लेकिन उसमें हमारा कोई भरोसा नहीं है। जो बोलेगा वो जुमला बोलेगा, जो बोलेगा वो असत्य बोलेगा, अनट्रू बोलेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट है, इतना बड़ा महामहिम देश भारतवर्ष, इतना बड़ा गणतंत्र, जी डोला ये मैम। होना नहीं चाहिए था, लेकिन यही हमारा फेट अकम्प्ली है प्लीज स्टे अभी विथ मी तक मैम। मेरे साथ सुधांशु मित्तल साहब 2014 भी से। हैं। डोला मैम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुधांशु मित्तल जी। विपक्ष को भरोसा नहीं है, विपक्ष को लगता है जुमलेबाजी करते हैं प्रधानमंत्री, विपक्ष को लगता है कि प्राइम टाइम पॉलिटिक्स होती है, रात रात 8 साढ़े 8 बजे आते हैं, प्राइम टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, क्योस मच जाता है, जनता परेशान हो जाती है, अचानक से कुछ पीएम बोल देते हैं। सुधांशु मित्तल जी। देखिए, एक तो विपक्ष का अगर भरोसा ही हो गया तो प्रजातंत्र बचेगा क्या? कि ये शब्द जो है ये विपक्ष का है, ये लोग शब्द जो इस्तेमाल करते हैं विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नहीं करते हैं। तो जब विपक्ष का अपने आप कहते हैं तो इनको तो हर चीज की खिलाफत करनी है, तो वो ठीक है। अब आप कल का ही देख लीजिए, सब लोग जो है घड़ियाली आंसू बहाते थे कि हम लोग जो है महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं, लेकिन जब असली में आरक्षण देने की बात हुई, क्योंकि इस समय सेंसस के देरी होने की वजह से वो अगले चुनाव तक वो उसका परिणाम नहीं आएंगे, और सेंसस के बेसिस पे 2026 का सेंसस है, उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन नहीं हो पाता। तो इस भाव से कि भाई जो हमने देश ने मिलके, और ये यूनानिमसली हुआ था, देखिए सारी प्रतिपक्ष की पार्टियों ने मिलके जो है देश को महिला आरक्षण का बिल को पास करा था, जो उससे पहले ये लोग राजनीति करते थे। लेकिन पास करने के बाद जब उसको कार्यान्वित करने की बात आई, तो आप देखिए कितने दोहरे मापदंड इन्होंने दिखाए। मैं वैसे डोला जी से कहना चाहता हूँ, डोला जी, भाषा की मर्यादा और संयम जो है, उससे जो आपका कथन है उसमें ज्यादा प्रभावी होगा। कुंठा में अपशब्द इस्तेमाल करके, मैम बकवास आई एम जैसे कमिंग टू शब्द यू, आई एम कमिंग टू इस्तेमाल करके यू। जी। मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आज जो है, आज सारा प्रतिपक्ष जो है कटघरे में खड़ा है कि भाई तुमने किस किस बात पे महिला आरक्षण देने के लिए, उसको सार्थक बनाने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए जो संशोधन बिल लाया गया था, उसको किस किस कारण से आपने उसकी खिलाफत करी?
कोई कारण नहीं है। आपने कल देखा कि भाई वेणुगोपाल जी ने कहा कि अगर आप वायदा करते हैं कि राज्यों का जो है 50% हर राज्य का बढ़ जाएगा, तो अमित भाई ने कहा आप मुझे आश्वासन दीजिए, मैं अभी 1 घंटे के अंदर वो प्रावधान इस बिल में ला देता हूं। तो फंस गए, क्योंकि नियत जो थी, नियत ये थी नहीं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, नियत है ही नहीं। क्योंकि सबको पता है कि आज महिलाएं जो है, इस आरक्षण बिल के बाद महिलाओं का समर्थन जो मोदी जी को मिल रहा है वो अद्वितीय है, और इसलिए ये राजनीति करनी जा रही है। मुझे लगता था देश का जब विषय आता है जी तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं आखिरी में सिर्फ डोला जी से कहना चाहता हूँ, डोला जी जो आपने विषय उठाए उस पर जनमत कई बार हो लिया है, और देश ने अपना विश्वास जो है ठीक है, वो डोला सेन मोदी जी के जी पास पर। जा रहा हूं। ठीक है हाँ जरूर। डोला सेन जी, मित्तल साहब ने बहुत आपसे दुख की सवाल किया बात है। है, हाँ विद ड्यू रेस्पेक्ट टू सुधांशु मित्तल जी, हम फिर बोलना चाहते हैं ये और एक अनट्रू है, और एक जुमला है, और एक असत्य भाषण है, झूठ है, सारे के सारे झूठ है। देखिए 2023 में हम यूनाइटेडली और यूनानिमसली ऑल ऑपोजिशन ट्रेजरी बेंच के साथ एक साथ मिल के हमने वीमेन रिजर्वेशन बिल पास किया, वो हमने पास कर दिया था। इंप्लीमेंटेशन में 3 साल चले गए, 2024, 2025, 2026 चले गए, 3 साल चले गए, हमको पता नहीं कि क्यों हमको 3 साल चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका मर्जी, मोदी है तो मुमकिन है। तो हमको पता है कि ठीक है। अभी क्या हुआ, जो बिल हमने 2023 में पास किया यूनाइटेडली यूनानिमसली, वो फिर पास कराने का मकसद क्या, मतलब क्या, इरादा क्या, ये जरा बताइएगा। बीजेपी की तरफ से कोई इरादा नहीं है। हम कभी नहीं सुने 47 ऑनवर्ड्स कि कोई बिल अभी पास हुआ 3 साल बाद फिर पास करना पड़ेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। इस बार मकसद था कि विमेन रिजर्वेशन बिल की आईवाश की नाम पर, ताकि बंगाल और तमिलनाडु इलेक्शन की पहले एक और जुमला हो जाए कि ये सब अपोजिशन, डीएमके टीएमसी ये सब वाले विमेन रिजर्वेशन की विमेन के खिलाफ है। इसी बोलने के लिए इसकी आईवाश पर पीठ पीछे को क्या था, डिलिमिटेशन वाला इश्यू था, से कास्ट सेंसस वाला इश्यू था। पहले बताइए 2021 से सेंसस ड्यू है, क्यों 21 से 26 5 साल हो गया ये बैकलॉग है, क्यों अभी तक सेंसस नहीं हो पाया? जी अभी 23 से 26 3 साल हो गया, क्यों वीमेन रिजर्वेशन बिल का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया? क्यों ये ड्यू है, क्यों बैकलॉग है? उसके साथ साथ इसको आईवॉश दिखा के, इसको सामने दिखा के सबको बुर्बक समझते हैं वो लोग, और उसके पीछे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, जी क्योंकि ये डिलिमिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी है। विमेन रिजर्वेशन बिल जब पास हुआ 2023, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बात नहीं हुआ, आज क्यों उठ रहा है? और एक बार पास होने का बाद 3 साल बाद फिर पास क्यों कराने का बात हो रहा है? ये सारे के सारे झूठ है। जवाब ले लेते हैं हम मैम। तो आज बुर्बक आज तो नहीं बीजेपी है, नेता हमारे साथी है हमको सुधांशु जी। बुर्बक बनाना भी काबिल नहीं है, इसीलिए हम सब जवाब ले लेते हैं यूनाइटेडली मैम, जवाब ले लेते दे हैं दिया सुधांशु जी। उनको ये जो जवाब सवाल जो कि डोला ये सेन जी पूछ रही हैं, नामुमकिन आप तो है, आमने सामने ये हैं कोई दोनों, भी आप साजिश जवाब नहीं दे क्यों नहीं दे चलेगा। रहे हैं? मैं जवाब दीजिए बिल्कुल, उनका। देखिए मैं जब तक वो बोलती है तब तक कभी नहीं बोलता। हम्म अब मेरी बारी है। डोला जी 21 के अंदर कोविड था, अगर आपको ध्यान हो, और कोविड की जो महामारी थी उसके बाद 23 स्थितियां जो है सामान्य हुई 23 में। जिस समय 23 में ये बिल पास हुआ था तो उसमें प्रावधान था कि 29 में हम लोग जो है ये इस सेंसस के बेसिस पे 29 की डिलिमिटेशन में इसको इंप्लीमेंट करें। अच्छा, फिर प्रश्न आया कि इस सेंसस में कास्ट सेंसस होना है या नहीं होना है। विपक्ष की मांग थी कि होना चाहिए, और इसीलिए सरकार ने ये कहा, फैसले करा कि हाँ कास्ट सेंसस होना चाहिए। और इसी वजह से जो डिले हुई कि सेंसस में कास्ट कौन कौन सी होंगी, कैसी होंगी, ये डिले हो रहा था। तो इसलिए सरकार ने ये क्यों बिल लेके आई कि भाई आप इसको जो है 2011 का जो 21 का जो 11 का जो सेंसस है उसके बेसिस पे, ताकि 29 में जो हमने वायदा करा है महिलाओं के रिजर्वेशन का, उसमें वो इंप्लीमेंट हो जाए, इसलिए ये बिल लाया गया कि भाई आप इसको कर दीजिए। अब इन्होंने, जी इनके ऑब्जेक्शन क्या थे? इन्होंने पहले भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि अगर ये कर दिया गया तो राज्यों का जो शेयर है, जो जो राज्यों ने अपने अपने यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के अच्छे मेजर्स दिए थे, हम्म उनकी सीटें कम हो जाएंगी, हम्म जो कि बिल्कुल झूठ था।
पहले दिन से ये स्पष्ट दुल्ला जी, था you can कि interrupt ये if you want. You can interrupt in between if you want. मैं दुल्ला जी। देखिए इंटरप्शन में क्या होगा कि बात फिर हम तो मैंने इंटरप्शन नहीं ये चाहते, ठीक हमको नहीं मौका है, दिया ये जाए, ठीक हम नहीं बोलेंगे है। क्योंकि हाँ 5:45 में हाँ, हमको लीव करना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात बस ये खत्म करता हूँ। मुझे ये जवाब दीजिए कि इस बिल की खिलाफत क्या थी? इस बिल में वही रेशो होने वाला था जो आज के दिन है। 50% अगर सीट बढ़ने वाली थी तो आपके यहाँ तो 42 सीटें हैं, तो उसी प्रपोर्शन में 21 सीटें बढ़ने वाली थी। तो दिक्कत क्या थी इसमें? आप लोगों ने जो महिलाओं को 29 के अंदर आरक्षण देके जो महिलाओं की सीटें आ सकती थी, उसको इस बिल को डिफीट करके आपने क्या पर्पस था? आप बताइए। उसमें उसमें बहस होनी चाहिए ना, आपकी नीयत पे बहस होनी चाहिए, आपके तर्क पे बहस होनी चाहिए कि क्या कोई कारण था? आपके पास तो कारण ही नहीं था। लेकिन क्योंकि आपको लगा कि इस समय अगर ये स्कीम जो नरेंद्र मोदी जी की है, महिलाओं को आरक्षण देने की, वो कामयाब हो गई और महिलाओं को उसको उनको हक मिल गया, तो महिलाएं स्वाभाविक तौर पे भाजपा के प्रति आकर्षित होंगी और उसको रोकने के लिए आपने राजनीति करी। तो मुझे लगता है कुछ राष्ट्र के इशू जो है वो राजनीति के बियॉन्ड है। आपने जो करा वो गलत करा। सुनिए, हम फिर बोलेंगे कि फिर ये जुमला है सुधांशु मित्तल जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप वेरी तर्क वेरी दीजिए ना, अनफॉर्चुनेट। भाषा नहीं पहला तर्क बात दीजिए। ये है 21, प्लीज आई डिडंट इंटरप्ट यू, प्लीज प्लीज वेट, लेट मी फिनिश। पहला बात ये है 2020 और 2021 में कोविड और लॉकडाउन था। सेंसस 21 में नहीं हो पाया, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 5 साल क्यों बीत गए, क्यों नहीं हो पाया? ये पोस्ट इंडिपेंडेंस 51 से होते जा रहा है 10 साल के अंदर। मोदी है तो मुमकिन है आया और ये सेंसस को बंद कर दिया। दूसरा बात, वीमेन रिजर्वेशन बिल के साथ ये कास्ट सेंसस और डिलिमिटेशन का कोई भी संबंध नहीं है। विदाउट एनी रेफरेंस वी हैव पास्ड इट इन 2023, तब कोविड भी नहीं था। हम सब यूनाइटेडली पास किया था, यूनानिमसली पास किया था, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। तो वीमेन रिजर्वेशन बिल भी 2024, 2025, 2026, 3 साल 4 साल होने लगा, कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये इंप्लीमेंटेशन के लिए डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस वाला जो बात हम बोल रहे हैं, ये बात है, सारे के सारे गलत है, झूठ है। प्लीज झूठ मत बोलिए, प्लीज सिटीजन को, आम जनता को इतना बुर्बक मत समझिए, प्लीज ऑपोजिशन को इतना बुर्बक मत समझिए। वी आर एटलीस्ट इतना इंटेलिजेंस हमारे पास है, इतना इतना नॉलेज हमारे पास है, ऐसा मत बोलिए। हम जानबूझ के ही आपका वो डिलिमिटेशन वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो मोदी है तो मुमकिन है कि जरिए आप करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट 303 नाउ, यू आर नॉट 240, यू आर नाउ नॉट इवन अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो हमारा हक बनता आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम करने नहीं देंगे, क्योंकि ये आई वॉश आप जानबूझ के वीमेन रिजर्वेशन को सामने खड़ा करके आपका एजेंडा आप उठाना चाहते थे कल, सुधांशु जी, इसीलिए हमने उनको नामुमकिन कर दिया। जवाब ले थैंक लेते यू। हैं। आपने इंडिया आपने टीवी को इतनी हम देर में तो बोलते हैं, लेकिन हमको आपने इजाजत देना चाहिए क्योंकि हमने ठीक है, बोले थे डोला सेन जी, बहुत बहुत 5:30 शुक्रिया, से बहुत बहुत शुक्रिया। 5:40 सुधांशु पे जी, आई प्लीज विल आप बी बात हियर। पूरी करिए। सुधांशु जी, थैंक यू, आप बात पूरी आप करिए। थैंक यू। आपने थैंक यू। इनकी बात में कहीं तर्क सुना कि इन्होंने खिलाफत क्यों करी थी? अच्छा, हम्म डोला सिंह जी तो एमपी रही हैं, मुझे तो लगता था कि बहुत पढ़ी लिखी हैं। हम्म ये कम से कम जब बोलेंगी तो तथ्यों के आधार पर बोलेंगी। हम्म जो बिल पास हुआ था उसमें स्पष्ट था कि ये 2029 के लोकसभा से हम्म इसको इम्प्लीमेंट होना है हम्म और उसी को कार्यान्वित करने के लिए ये बिल लाया गया। उसमें सेंसस जो था वो 21 के सेंसस का जिक्र था, लेकिन क्योंकि सेंसस की एक्सरसाइज जो है कास्ट सेंसस को इंक्लूड करने के चक्कर में डिले हुई है और अब चालू हुई है और 29 तक उसके साथ रिजल्ट आने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन को भी समय चाहिए होता है, इसलिए इस सेंसस के बेसिस पे वो नहीं करा जा सकता। इसलिए ये निवेदन करा गया इस बिल के माध्यम से कि भाई 2021 की जगह 2011 का कर लो। अच्छा, इसमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इसमें कोई कास्ट रिजर्वेशन बिल नहीं है। तो 2026 में जो सेंसस की चालू हुआ है उसमें जो कास्ट डेटा आएगा वो रिजर्वेशन के पर्पस के लिए कोई उसका वो औचित्य ही नहीं है। तो अभी ताकि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर ले और 29 तक डिलिमिटेशन कमीशन जो है सारी महिलाओं की सीटें कौन सी होंगी, जो सीटें बढ़ रही हैं वो कौन सी होंगी, ये सारा तय कर ले, इसलिए ये बिल लाया गया था। उस बिल की खिलाफत करने के लिए एक तर्क आपने सुना है क्या? हम्म सिर्फ जुमला है, बुड़बक है, मतलब जो जो भाषा हो रही थी मैं तो हंस रहा था।
नहीं, संजू जी, एक अहम बात ये भी है कि सरकार के फैसलों का एग्जीक्यूशन ज्यादा जरूरी है या टाइम मैनेजमेंट? ये मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी 8 बजे के संबोधन में आते हैं, बहुत सरप्राइज पैकेज रहता है और कभी कभी ये बहुत पैनिक भी क्रिएट करता है लोगों में। आपको नोटबंदी का मसाइल याद रहा होगा, लॉकडाउन का मसला आपको याद रहा होगा, तो कभी कभी बहुत पॉजिटिव भी रहता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा पैनिक होती है जनता जब पीएम इस तरह से प्राइम टाइम में संबोधन के लिए आते हैं। तो अगर कोई देश के सामने ऐसी स्थिति बनती है जिसमें प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना पड़ता है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देश में नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया। उस नोटबंदी के सरकार के फैसले को लागू करने से पहले क्या प्रधानमंत्री को संबोधन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपने कोविड की बात करी, कोविड की स्थिति आपने देखी, क्या भयंकर रूप कोविड ने लिया। और अगर आप विदेशों के सारे आंकड़े उठाएं तो भारत ने जिस तरह कोविड से लड़ा, ये सारे विश्व में इसकी तारीफ हुई। क्यों हुई? कि कड़े फैसले लिए गए। और अगर उस समय अगर देर कर दी जाती उस फैसले को लेने में, लॉकडाउन के फैसले को लेने में, तो शायद जितनी क्षति हुई है उसके कई गुना ज्यादा क्षति होती। ऐसे में प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व बनता कि देश के सामने समस्या को रखे और सरकार उसके लिए क्या कर रही है उसको बताए। इसीलिए आज ये वुमेन रिजर्वेशन बिल इसलिए जो महत्वपूर्ण था कि 2029 में हमें ये इंश्योर करना था कि ये जो संसद पूरे देश की भावना है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, वो हम उसको कर पाते। और क्योंकि अलग अलग कारणों से, जैसे आप सेंसस की बात है, सेंसस में कास्ट सेंसस जो है उसको इंक्लूड करना, ये इन्हीं की डिमांड थी। ये सेंसस बिना कास्ट सेंसस हुए भी हो सकता था, लेकिन इन्हीं की मांग पे ये हुआ कि नहीं, इस देश में कास्ट सेंसस करवाया जाए। संजू जी, किस मसले पे पीएम बात कर सकते हैं? आपको क्या लग रहा है किस मसले पे बात करेंगे पीएम? क्या विमेन रिजर्वेशन पे बात होगी, ईरान इजराइल जंग पर बात होने वाली है, या कोई बड़ा ऐलान देश के लिए होने वाला है? क्या लग रहा है आपको? कोई बहुत बड़ी सब्सिडी का ऐलान करने वाले हैं वो देश के लिए? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, प्रधानमंत्री की सोच विचार और उनके जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में मैं कोई अपना अनुमान दूं तो शायद ये उचित नहीं होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ परिप्रेक्ष्य दे सकता हूँ। दो परिप्रेक्ष्य अभी सामने है। एक जो अभी युद्ध चल रहा है उसके परिणाम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, वो सारे विश्व के लिए परिणाम है। अभी डोला जी कह रही थी कि भाई यहाँ पे एलपीजी की कमी हो गई, हमारे यहाँ हुई है क्या? विश्व में अगर एलपीजी का मूवमेंट नहीं होगा और जो चीज हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उसमें अगर कमी होगी तो सबके लिए हो रही है। उसके जो परिणाम है उसमें भी भारत ने जिस तरह उसका सामना करा, क्योंकि हमारी योजना के अंदर, हमारी तैयारी में पहले से हमारे पास स्टॉक था, तो उसका हमने सदुपयोग करके अभी तक जनता को जितना कम से कम कष्ट हो सकता है वो नहीं दिया। तो इसलिए सही जो सारी चीजें है उसका परिप्रेक्ष्य मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी देश के सामने रखेंगे, समस्या भी रखेंगे और सरकार क्या करने वाली है वो भी रखेंगे। और मुझे लगता है हमें स्वागत करना चाहिए कि जो बोलने वाले हैं उससे देश को एक आगे की दिशा मिलेगी कि भविष्य में क्या क्या कार्य है और क्या क्या होने वाले हैं। लेकिन जो मैं आपने सबने मुझे लगता है ये डिबेट देख रहे होंगे, आपको एक मैं आपसे रियली पूछना चाहता हूँ, आपको एक तर्क लगा जिसमें कि दम था कि हाँ कल जो हुआ विपक्षों को वो उनको करना चाहिए था? कोई एक कारण है जो कि जो वायदे थे उसके खिलाफ जाते थे? वायदा ये था कि देश में 29 में महिलाओं को आरक्षण 1/3 मिलना चाहिए जी। उसी के लिए, उसी को हासिल करने के लिए करा गया था। हाँ, इनको ये खुशी हो रही है कि हमने जो है एक संविधान संशोधन बिल जो है उसको गिरा दिया। आपको देश को जवाब देना पड़ेगा, आपको देश की महिलाओं को जवाब देना पड़ेगा, आपने करा क्यों? और मनोज जी, मैं तो अपने व्यक्तिगत जानकारी के लिए आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कोई तर्क था क्या? ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, इंडिया न्यूज पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज रात 8:30 बजे हर किसी की निगाह रहने वाली